रेडी स्टडी गो। क्या हुआ? INC 2 में अपन ने नॉमिनेशन किया, INC 3 में अपन ने कंसेंट दी, INC 4 में अपन ने ये बताया कि पुराना वाला तो नोटिस दे के जा चुका है और वो जो नया वाला है ना, जिसको अपन ने 15 दिन में कर लिया था, उसका अपन ने 30 दिन के अंदर अंदर ROC को बता दिया है। कंसेप्ट समझ आया? कोई डाउट? पक्का? ठीक है इतना। तो अपन ने 2 डेट्स पढ़ी है यहाँ पे। कौन से 2 टाइम पीरियड पढ़े? एक तो 15 डेज, एक 30 डेज। 15 डेज कब से? जब से आपको रिसिट हुआ होगा उसके जाने का नोटिस, तब से, और तब से 30 दिन। 15 दिन के अंदर अंदर तो अपन को नया कोई लाना पड़ता है और 30 दिन के अंदर अंदर अपन को क्या बताना पड़ता है? ROC को बताना पड़ता है कि ये वाला बंदा निकल चुका और ये वाला बंदा आ चुका है। किस में बताया अपन ने? INC 4 में बताया। किसको बताया अपन ने? कितने दिन में बताया? नया वाला कितने दिन में अपॉइंट किया? भूलोगे तो नहीं? कोई डाउट इसमें? उसके 30 दिन बाद या उसके विड्रॉल का नोटिस जब रिसेट हुआ है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आज की तारीख डाल के विड्रॉल डाला है तो आज से, नो, जिस दिन मैंने उसको हैंडओवर किया और अगले को रिसिट हुआ है उस दिन से 15 और 30 दिन का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अरे तो ये मुझे बहुत बड़ा दिखता है, फिर मुझे नहीं दिखता है ना। चलो नेक्स्ट है ऑन नॉमिनी बिकमिंग मेंबर। अब सपोज नॉमिनी मेंबर कब बनेगा? अरे यहाँ चश्मा लगा हुआ है, बहुत हाई पावर का लगा हुआ, एकदम से ऐसे आंख पे आ रही है। जल्दी बताओ, नॉमिनी सोल मेंबर कब बनेगा? और बस 2 ही पॉइंट्स है अपने को याद रखने के लिए, डेथ या फिर इनकैपेसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर नॉमिनी मेंबर बनेगा जब सोल मेंबर सीज हो चुका है या तो डेथ की वजह से या फिर किसी और इनकैपेसिटी की वजह से, तो जो नॉमिनी भाई साहब है ना वो मेंबर बन जाएगा उस OPC में। इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? Where the सोल मेंबर सीज हो जाए उस सिचुएशन में आपको बताना पड़ेगा। कितने टाइम में बताएंगे? 15 दिन के अंदर अंदर अपने को बताना पड़ेगा मेंबर को, मतलब जो अब न्यू मेंबर है, जो एक्स नॉमिनी हो चुका है, उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा एक नया पर्सन, क्योंकि उस मेन पर्सन की डेथ हो गई है या इनकैपेसिटी हो गई है। ऑब्वियसली सपोज करो संयम बाहर जा रहा था, संयम की मैं नॉमिनी थी, अब मैं मेंबर बन जाऊंगी, तो मैं बोले तो एक्स नॉमिनी क्या करेगी? एक नई नॉमिनी को अपॉइंट करेगी और उसका इंटीमेशन आगे दे देगा। सिंपल, जो पहले चलता था ना वैसे के वैसे। ये क्या बोलता है? 30 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि पूरा कुछ चेंज हो गया है, अपन ROC को बता देंगे कि भैया वो पुराना वाला तो निकल चुका है और नया वाला आ चुका है। अब यहाँ पर निकल चुका है बोले तो वो मेंबर की पोस्ट पे जा चुका है, अब वो नॉमिनी नहीं रहा है। क्लियर? कोई डाउट? डेज वो के वही कॉमन है, 15 दिन और 30 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। याद हुआ? पक्के से कॉमन है। INC 4 भी कॉमन है, चाहे तो वो खुद से जाए या फिर वो मतलब इनकैपेसिटी या डेथ की वजह से एक्स नॉमिनी मेन मेंबर बन जाए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये अभी तक जो अपन ने कवर किया वो मेन था अपना। यहाँ पे जो लिखा है ना, along with the written consent of new nominee, इसकी जो कंसेंट का फॉर्म है वो भी 3 में जाएगा। एग्जैक्टली, सारा फॉर्म्स कॉमन जाएंगे। सिर्फ जो अपन को याद रखना है वो 15 दिन, 30 दिन, INC 2, INC 3 और INC 4। 2 में नॉमिनेशन वाला फॉर्म जाएगा, 3 में कंसेंट जाएगा और 4 में ये जो बेसिक चेंजेस हो रहे हैं ना कि कोई जा रहा है और आ रहा है, वो अपन बताएंगे। कोई डाउट इसमें? पक्का? अभी देखो अपन ने OPC पूरा कवर कर लिया। OPC को फटाफट रिवाइज करते हैं। OPC क्या होता है? किसमें आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। कौन होता है? एक मेंबर, एक नॉमिनी, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेजिडेंट और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। इसके अलावा कब अपन क्या अपन बैंकिंग कंपनी में जा सकते हैं? सेक्शन 8 कंपनी में जा सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते? माइनर बन सकता है क्या? हाँ, क्या? नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं ओपन कर सकते। और 2 साल के बाद में वो अगर आपको चेंज होना है तो आपको 2 साल तक रुकना पड़ेगा, या फिर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दोगे तो काम हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट में 2 चीजें पड़ी थी, 50 लाख और क्या क्या पढ़ा उसमें अपन ने?
पेड अप कैपिटल और टर्नओवर याद हुआ? लेकिन मैम 50 लाख होगा तो फिर क्या करेंगे? 50 लाख और 2 करोड़ होगा ना, तो क्या करेंगे? तो कंपल्सरी कन्वर्जन आ जाएगा। कंपल्सरी कन्वर्जन क्यों आएगा समझना, जैसे मैं तुम्हें कल समझाया था। यस क्रॉस करते ही मोर देन होते ही वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है ये? स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी। जो कंसेंट होता है, जो न्यू आएगा, जो आईएनसी 4 में जाएगा, आईएनसी 3 में। 4 में कंसेंट तो 3 में एज इट इज जाएगा। 4 में अपन बेसिक चीजें बताते हैं कि ये गया, ये आया और इतने दिन में ये हुआ है, ठीक है। क्या स्मॉल कंपनी बोले तो नाम से क्लियर हो रही ना, जो छोटी लग रही है अपने को, जो पब्लिक कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी, तुम्हें पता है पब्लिक कंपनीज को बहुत सारी रामायण करनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्म्स फाइल अप करने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी को थोड़ा ऐसे लिबर्टी है, ठीक है। पर तो क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ज़्यादा लोगों के साथ भी जाना है, हमारे मतलब ऐसे कैपिटल वगैरह बहुत अच्छी खासी है, पर हमारे को एक प्रॉब्लम है, हमें पब्लिक भी नहीं बनना है। तो वो क्या बन जाते हैं, ऑलमोस्ट स्मॉल कंपनी जैसे कंसिडर होते हैं। उनको क्या मिल जाता है, अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तुम्हारे कोर्स में इतना नहीं है, बस सिर्फ तुम्हारे यहाँ स्मॉल कंपनी को एक्सप्लेन कर रखा है। ये कंसेप्ट क्यों आया वो मैंने तुम्हें बता दिया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और वो कंपनी क्या है, अच्छे लेवल पे काम करती है और उसको प्राइवेट कंपनी जैसे ही बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इसलिए उसका नाम अलग से स्मॉल कंपनी के तौर पे दे रखा है। स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी होती है जो उसके पेड अप कैपिटल और उसके टर्नओवर पे बेस्ड होती है। इसका सेक्शन 285 है, ये बोलता है एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, नॉट एक्सीड बोले तो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, या सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब 10 करोड़। तुम्हें पता है अलग अलग एक्ट्स होते हैं, हाँ अलग अलग रूल्स होते हैं, करेक्ट। कई बार एक्ट के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस होते हैं। एक्ट कुछ और कह रहा होता है, उसके जो रूल्स और सब रूल्स होते हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं। ऐसा बहुत सारी बार होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमने ऐसा ही कुछ बोला है कि एक्ट तो जो डिफाइन करता है वो आपका 50 लाख की लिमिट देता है, पर जो ओवरऑल रूल्स ले लो या दूसरे एक्ट्स ले लो, अदर जगह जो प्रिस्क्राइब कंडीशंस ले लो, तो वहां पर उसकी कैपिटल कितनी हो सकती है, 10 करोड़ हो सकती है। क्या? Not more than 10. हाँ अच्छा, मैंने 9 करोड़ सुना, मैंने कहा ये क्या हो गया। नॉट मोर देन 10 करोड़ नहीं हो सकती है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 करोड़ तक हो सकता है। नेक्स्ट ये बोलता है जब अपन पेड अप कैपिटल पढ़ते हैं उसके बाद अपन टर्नओवर भी पढ़ते हैं, हर जगह फिक्स है। यहाँ पर जो टर्नओवर की लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 2 करोड़ या 100 करोड़। याद रखना, नॉर्मल 2 करोड़ दे रखी है और इसके अलावा कहीं और अगर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है तो वो हद से हद कितना हो सकता है, 100 करोड़। 100 करोड़ के बाद नहीं हो सकता है। सपोज करो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आरबीआई के एक्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, आरबीआई के उसमें ये प्रोविजंस में ये लिखा होगा कि आप 90 करोड़ 90 लाख वाले को भी अपन है ना ये मान लेंगे, स्मॉल कंपनी मान लेंगे, तो क्या कंपनीज एक्ट उसको क्रॉस कर रहा है? नहीं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि इतना आप कर सकते हो, अलग एक्ट और अलग रूल्स के हिसाब से। जो एक्ट में लिमिट दे रखी है वो कितना दे रखा है, समझ आया? कोई डाउट? पक्का? स्मॉल कंपनी बोले तो एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसमें 2 कंडीशंस है। कौन सी? पेड अप कैपिटल की और टर्नओवर की। पेड अप कैपिटल की बेसिक कंडीशन क्या है पहले वो देख लेते हैं, 50 लाख और टर्नओवर हो गया। अदर एक्ट और उनके हिसाब से कितना है, 100 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। याद रह जाएगा। क्या क्या कंडीशन है वापस समझते हैं। एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसके पास 2 कंडीशन है, क्या क्या? पेड अप कैपिटल कितना, 10 करोड़, और टर्नओवर कितना, 100 करोड़। ठीक है, वैसे तो हाँ
मिनिमम में मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम ही है, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस आ जाते हैं। जैसे कि सपोज करो ना, ऐसे मेजर की एज क्या होती है 18, पर शादी के लिए क्या होती है, कंफ्यूजन हो गया ना। एक मेजर शादी कर सकता है, तो एक मेजर तो 18 साल में ही वो एडल्ट हो जाता है, क्या वो शादी कर सकता है? क्यों? क्योंकि लिमिट क्या आ गई, 21 आ गई। समझ रहे हो? तो प्रोविजंस कई जगह कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया, हम तो ये बोल रहे हैं और हम इसको भी चला लेंगे। समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें? तो अगर कोई 2 करोड़ से ज़्यादा भी होता है तो चलेगा, पर उसको 100 करोड़ से अंदर अंदर रहना पड़ेगा, तो एक्ट उसे स्मॉल कंपनी के प्रिविलेजेस दे देगा। स्मॉल कंपनी में हम जाते ही इसीलिए है क्योंकि उसे बहुत सारे रिबेट्स मिल जाते हैं। तुम्हारे पास इतना नहीं लिखा हुआ, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, और उसका टर्नओवर और पेड अप कैपिटल विद इन लिमिट्स ही स्पेसिफाइड है, वही उसके अंदर ही वो कवर अप हो रहा है। डन? कोई डाउट? इसका जो सेक्शन था वो था 2 सबसेक्शन 85, भूलोगे तो नहीं। INC, यस। ओपीसी में मेरा स्मॉल कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। देखो, अगर तुम इस लिमिट से बाहर चले गए तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके बाद तो आप बाहर जा ही नहीं सकते। ओपीसी को तो लिमिट में ही रहना है। इसके अंदर अंदर रह रहे हो तो ठीक है, इसके बाहर चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको कंपल्सरी कन्वर्जन कराना ही पड़ेगा। ओपीसी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बियॉन्ड होते ही आपका कंपल्सरी कन्वर्जन आ जाता है। कोई डाउट? कितने दिन में कर सकते हैं कन्वर्जन होता है? लिमिट होती है, मतलब जैसे अब 50 करोड़ के ऊपर में चला गया लिमिट, तो कितने टाइम में? 6 महीने का प्रोविजन। वो तुम्हें इतना डिटेल में मत जाओ, बहुत सारे अभी आएंगे, अभी तो लॉ चालू हुई है। नहीं मैम, ओपीसी स्मॉल कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट में तो पब्लिक में तो हो सकती है, वो तो 2 लिमिट से। लेकिन फिर वो हाँ, तो वो स्मॉल कंपनी बन जाएगी ना, बन सकती है, पर वो ओपीसी के नाम से नहीं रहेगी, फिर वो स्मॉल कंपनी के नाम से आ जाएगी। मैम 50 आप उसमें जैसे कि 50 लाख से मैक्सिमम लिमिट है इसमें 50 लाख, अगर मैम वो 50 से वो क्रॉस करेगा तो मैम वो स्मॉल कंपनी की इसको मतलब। मेरी बात समझना, स्मॉल कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जो कुछ बेनिफिट्स के लिए कन्वर्ट कराई जाती है। मतलब अपन प्राइवेट में भी स्मॉल कंपनी में क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ओपीसी को ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो अगर वो ओपीसी में है तो वो स्मॉल कंपनी में आना ही नहीं चाहेगा। स्मॉल कंपनी में आना चाहेगा तो वैसे भी उसको ये लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि डाउट है तुम्हें अभी भी? 2 साल से पहले वो कन्वर्ट हो सकती है क्या ऐसा पूछना चाह रहे हो? हाँ, हो सकती है। स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी में ओपीसी स्मॉल कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस वो अपना टाइम पीरियड निकाल दे। अगर उसने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया तो वो इसमें शिफ्ट होने के चांसेस उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा ओपीसी 2 साल तक तो किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसको वैसे के वैसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ओपीसी का कंसेप्ट ऐसा थोड़ी आया है कि अभी अपन गेम थोड़ी खेल रहे हैं कि आज ओपीसी बनाइए और कल अपन उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दे। इसलिए अपनी को मिनिमम 2 साल के लिए रुकना ही पड़ेगा। ठीक है? लिमिट क्रॉस करेगा तब भी कैसे आएगा? उसमें है कि 50 से बाहर जाएगा तब वो कंपल्सन आएगा उस पे, इसमें तो 50 से कम चाहिए ना। ये एक्ट के हिसाब से, वैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, अपन फॉलो इसी लिमिट को करते हैं, इसी को लिमिट को करते हैं। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ओपीसी तो वैसे भी जब इसमें कन्वर्ट होगा तो वो ओपीसी रहेगा ही नहीं, उसको तो चेंज ही होना पड़ेगा, क्योंकि तो आप स्मॉल के आप एक थाली में 2-2 बजे थोड़ी ले सकते हो। आपको एक चूज ही करना पड़ेगा, या तो आप ओपीसी रहोगे या फिर आप स्मॉल कंपनी रहोगे। ओपीसी रहोगे तो आपको वही लिमिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल कंपनी में आ गए तो फिर आपके पास थोड़ा चांस बढ़ जाएगा ना, आप 10 करोड़ या 100 करोड़ तक भी जा सकते हो। कंसेप्ट क्लियर? अगर गवर्नमेंट बोलेगी तब 10 करोड़ की लिमिट लगेगी ना, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर गवर्नमेंट कुछ इस पे गवर्नमेंट तो स्पेसिफाई कर ही चुकी है ना। गवर्नमेंट किस पे स्पेसिफाई करती है? एक्ट्स पे। ऑलरेडी एक्ट है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना 18 साल और 21 ईयर्स है ना, तो 18 साल कुछ एक्ट के हिसाब से और 21 ईयर्स कुछ एक्ट के हिसाब से। तो अपन को तो दोनों को ऐसा अपन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते कहीं भी, अपन को दोनों को साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में अपन आरओसी से कंसेंट लेंगे। अगर वो बोलेगा आप कन्वर्ट हो सकते हो तो अपन कन्वर्ट हो जाएंगे, वो बोलेगा नहीं हो सकते हो तो आपको किसी और में शिफ्ट होना पड़ेगा। वैसे देखो बेनिफिट्स के लिए ही बना हुआ है। जैसे एमएसएमई पता है ना, एमएसएमई में अपन क्यों जाते हैं? वैसे अपन बिजनेस तो छोटा ही कर रहे होते हैं, पर अपन एमएसएमई में रजिस्टर क्यों होते हैं? ताकि अपने कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। एज इट इज अपन स्मॉल कंपनी में भी काम तो चल ही रहा है अपना, स्मॉल कंपनी का भी टाइटल अपन कब लेंगे? जब अपन क्या चाहेंगे कि कुछ बेनिफिट्स मिल जाए फर्दर, जो अपन को नॉर्मली नहीं मिल रहे हैं। तो वो आरओसी को वैसे भी अपने को कंसेंट लेके फिर ही करना पड़ेगा। ठीक है? आरओसी अगर येस बोलता है तो ही ये सब होता है। जब भी कोई कंपनी बनती है आरओसी के रूल्स
उसको पूरा करके फिर ही बनती है। तो आरओसी अगर येस और नो बोलता है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। कोई डाउट? इसमें मेंबर्स पे किस में? ये प्राइवेट कंपनी ही है, तो कितने लोग चाहिए कम से कम? अब प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस डेफिनेशन शैल अप्लाई, ये किस किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है? स्मॉल कंपनी कौन कौन नहीं होती है? होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है उसको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ, जिसको ऑलरेडी बेनिफिट्स मिल चुका है उसको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक ऐसी कंपनी जिसके लिए अलग से एक्ट स्पेसिफाइड ही है, जैसे कि आरबीआई का एक्ट, क्योंकि उसको तो आरबीआई का एक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस का अपना वो अलग से बायलॉज वगैरह फॉलो करते हैं, उनको उसी को अबाइड करके चलना पड़ेगा। आप अपनी मन मर्जी से आगे कुछ नहीं कर सकते हो। समझ आया? तो ये किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? 3 जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1 होल्डिंग सब्सिडरी, क्योंकि उनका कंसेप्ट बिल्कुल अलग चल रहा है। पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 8 कंपनी बोले तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड पॉइंट बोले तो वो कंपनीज जिनके लिए ऑलरेडी कोई स्पेशल एक्ट चल रहा है मार्केट में। डन। 2 सब सेक्शन 85 में क्या आता है? कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी, जो क्या नहीं है? पब्लिक नहीं है। उसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? और उसका टर्नओवर कितना है? 2 करोड़। तो पहले तो वो जो ओपीसी वाली लिमिट थी काइंड ऑफ वही आई है। उसके बाद जो एड ऑन लिमिट्स है, जो अदर रूल्स और एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, वो कितनी है? 10 करोड़ और 100 करोड़ की है। किस पे ये प्रोविजन लागू नहीं हो रहे हैं? डन। कोई डाउट इसमें? पक्का? नेक्स्ट, जब अपन पब्लिक के पास जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? क्या हुआ? जब अपन पब्लिक कंपनी के अपन लोगों के पास जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? आप हमारा साथ दो, बोलते हैं ना, 2 साथ हमारा, ऐसे बोलते हैं ना। तो याद रखना जो पब्लिक कंपनी का सेक्शन है वो है 2 7 1, मतलब अपन साथ साथ चल के 1 हो जाता है पब्लिक कंपनी, ठीक है? 2 7 1। प्राइवेट का क्या था? 2 6 8, 2 + 6 = 8। और इसका क्या सेक्शन है पब्लिक कंपनी का? 2 7 1, मतलब आप हमारा साथ दो। भूलोगे तो नहीं? एक्चुअली क्या होता है, जब अपन एग्जाम के पेपर में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो पब्लिक का था कि प्राइवेट। याद तो बिल्कुल है, पक्के से याद होगा, बट देख कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास जा रहे हैं तो हम लोगों से साथ मांगते हैं कि आप हमारा साथ दो, इसलिए पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 7 1 बना रखा है। डन। भूलोगे तो नहीं? ऐसा सच्ची में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें पता है सेक्शन ये ऐसे क्यों आता है? 7 1 6 8, हाँ अल्फ़ाबेटिकली आते हैं। जैसे अपनी डिक्शनरी होती है ना, वैसे ये भी जो जब डिफाइन किए जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में किया जाता है, इसीलिए कोई चीज़ बहुत ऊपर और कोई चीज़ बहुत नीचे आ जाती है, सिमिलर चीज़ों में भी। कोई डाउट इसमें? 2 7 1 में क्या आ रहा है? पब्लिक कंपनी आ रहा है। पब्लिक कंपनी बोले तो एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है और जिसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल को रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब, याद नहीं करना है, एज प्रिस्क्राइब। बहुत सारी चीजें लॉ में एज प्रिस्क्राइब लिख के आ सकते हो, ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो 2 प्रोविजन है, क्या क्या? Not a private company और मिनिमम एज प्रिस्क्राइब। डन। अब सपोज करना मेरी एक तुम्हें होल्डिंग सब्सिडरी का पता है रिलेशन क्या होता है? क्या होता है होल्डिंग कंपनी? जो उसके 51% शेयर होल्ड करके रखे, वो होती है होल्डिंग कंपनी। और जो दूसरी हुई वो कौन सी हुई? उसके रिलेशन में सब्सिडरी कंपनी हुई, क्योंकि वो अंडर कंट्रोल चल रही है, इसलिए जो मेन पर्सन हुआ उसे अपन होल्डिंग कह देते हैं और जो दूसरा हो गया उसे अपन सब्सिडरी कह देते हैं। करेक्ट। अब सपोज करो एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? एक पब्लिक कंपनी है। ये पब्लिक कंपनी ने इसके शेयर परचेज कर लिए। अब इसको अपन क्या मानेंगे? पब्लिक के प्राइवेट? पब्लिक मान लेंगे। इसके एओए और एमओए के हिसाब से तो ये क्या है? पर इसको कंसिडर क्या किया जाएगा? पता है तुम लोग को? पक्का? मतलब एक ऐसी कंपनी जो अगर पब्लिक के अंडर कंट्रोल है तो उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी कहा जाएगा, भलाई वो अपने आर्टिकल्स अपने एमओए के हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी है, बट स्टिल हम उसे जब पब्लिक कंपनी के साथ देखेंगे तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? कि वो एक पब्लिक कंपनी है। भूलोगे तो नहीं? कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट?
पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या था? 278. क्या होती है इसकी डेफिनेशन? Which is not a private company and where Chinese capital has to be prescribed. अब प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा इवन वेयर उस सब्सिडरी कंपनी अपने आर्टिकल्स के हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी ही थी, तब भी उसे क्या माना जाएगा? एक पब्लिक कंपनी माना जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी को अगर आपको लॉफुली बनाना है तो कितने लोगों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए? 7 पता है, तभी तो 7 एक है। यस, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक के कर ले तो क्या प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक को परचेज कर ले हो ही नहीं सकता है, मेंबर्स बढ़ जाएंगे ना। प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक के परचेज कर ले तो मेंबर्स कैसे बढ़ जाएंगे? 51% से होल्ड करना परचेज कर ली तो आप होल्डिंग ओनर बन गए ना, तो ओनर कैसे बन सकते हो आप किसी और के? प्राइवेट कंपनी किसी और कंपनी की भी ओनर नहीं बन बन सकती है, प्राइवेट की ओनर बन सकती है। आपको सारी लिमिट्स को ध्यान रख के फिर जो काम करना है फिर आप वो काम कर सकते हो। फिर वो प्राइवेट कहाँ रही? आप लोगों के पास जा रहे हो, मतलब आप लोगों के पास जब आप गए हो, जब आपने मेरे शेयर्स खरीदे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो फ्रॉड हो जाएगा। ये फ्रॉड के लिए अपन उसको वैसे भी रोक देते हैं। सपोज करो रिलायंस को आज मैं खरीद लूँ, ठीक है, तो अब क्या, जब मेरी प्राइवेट कंपनी ने रिलायंस को खरीद लिया, पहली बात तो इतना पैसा मैं लाऊंगी कहाँ से, है ना? यही सोचो ना तुम। दूसरा, रियलिटी में अगर ऐसा चलो मैं सच में इतना पैसे वाली हो भी गई तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सत्ता एक के हाथ में चली गई तो जो इतने मेंबर्स वहां पर है वो तो बिल्कुल लूट जाएंगे ना यार, फ्रॉड हो जाएगा ना। बदमाश कंपनी मूवी देखी थी? हाँ जी, देखी थी ना? उसमें वो लोग शेयर्स को कैसे ऊपर नीचे कर रहे थे, पता है? फ्रॉड हो जाता है ना। ऐसे ही तो फ्रॉड क्रिएट होता है। जो भी स्कैम्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। कोई एक इंटरेस्टिंग सा नया कुछ लेकर आता है, जैसे आज मुझे इसने ये बात कही है, अब इस पे विचार विमर्श करके अपन पूरी टीम एग्जीक्यूट अगर इस प्लान को करते हैं तो फिर बहुत सारे फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी होगा आरओसी डिसाइड करेगा कि उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये नहीं हो सकता है। पब्लिक कंपनी अगर लॉफुल बनना चाहती है तो उसमें कितने जने होने चाहिए? कम से कम, और मोर पर्सन्स हो सकते हैं, और इनका जो होता है ना वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। इसीलिए तो हम पब्लिक कंपनी में आते हैं, क्योंकि ऐसे प्राइवेट कंपनी में क्या आ जाते हैं? रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। यस, एलिमिनेशन नहीं हो सकता है बट देयर कैन बी रेस्ट्रिक्शंस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं? पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? पता है कितने लोग चाहिए? 7. इनकी सरनेम क्या लगती है? प्राइवेट की क्या लगती है? ओपीसी की क्या लगती है? ओपीसी। अब आप चाहो तो इसको सिर्फ ओपीसी लिख सकते हो, या चाहो तो पूरा 1 पर्सन कंपनी लिख सकते हो। कभी तुमने देखी है ओपीसी के बाहर ऐसा बोर्ड लगा हुआ? जयपुर में बहुत मिलेगी तुम्हें, जहाँ पर ऐसे पूरा नाम और उसके बाद ओपीसी या 1 पर्सन कंपनी लिखा हुआ है। हाँ, चलते हैं। जॉइंट मेंबर्स क्या होते हैं? एक शेयर 4 शेयर। जैसे कि सपोज करो अंकुल, राइट? अंकुल ने ज्योति के साथ मिलकर एक शेयर लिया। स्पेसिफाई कर देती हूँ, तुम तो गलत ले लोगे। अगर अंकुल ने ज्योति के साथ मिलकर एक शेयर लिया तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इनका नाम क्या हो जाएगा? एक मेंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है? एजे से रिप्रेजेंट कर लूँ अब से तुमको, मुझे भी थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है? तो वो इसी नाम से रिप्रेजेंटेड रहेगा, ठीक है? प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत खुश हो रहा है ये। यस, आज का मेरा टारगेट सफल हुआ। चलो, तो जॉइंट मेंबर्स बोले तो जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग एक या एक से ज्यादा शेयर को परचेज करते हैं जॉइंटली। याद रखना, यहाँ जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है जॉइंटली, मतलब एक साथ इकट्ठा करके ही वो परचेज कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? ताकि वो मेंबर बन जाए, उसको एक सिंगल मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। डन? कोई डाउट इसमें? पक्का?
नेक्स्ट है पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज एक्सक्लूडेड। ये तुम्हें पता है कि जो पास्ट एम्प्लॉयज है या जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयज है उन्हें अपन किस कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते, मेंबरशिप की लिमिट में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार आउट ऑफ लव, बोनस, कंसिडरेशन ये शेयर्स इशू होते हैं, इसलिए हम उन्हें मेंबर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक होल्डिंग को क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा। दो से ज्यादा जने करेंगे ऐसे परचेज, डीमैट के अकाउंट के थ्रू होता है, उसमें तो एक का ही होता है, तो दो जने ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जने एक शेयर को कैसे परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो अकाउंट खुलता है ना वो जॉइंट, यस वो जॉइंट उससे चलता है, उससे चलता है, मतलब वो अकाउंट में ही अपन ऐसे ही स्पेसिफाई करते हैं। नहीं होता फ्रेंड्स मिलके शेयर नहीं परचेज करते क्या? तुम लोग ऐसे ट्रेडिंग में नहीं आए हो क्या अभी? यस मैम कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, लॉ भी बोलता है कर सकते हैं, पर वो पूछा था कैसे कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? ये कंसेप्ट तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चाहे वो अपने आर्टिकल्स के हिसाब से क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, बट क्योंकि वो किसकी सब्सिडरी है तो उसको क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। कोई डाउट? सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्पशंस है, उसे ना तो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है, ना ही कोई बात, क्योंकि इसे बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। जब अपन सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ आया? अपन ने बेसिक अभी मेंबरशिप के बेस पे 3-4 कंपनी पढ़ी है। कौन सी? तो वैसे ओपीसी और स्मॉल कंपनी किसका पार्ट है? सेक्शन क्या था ओपीसी का? 268 किसका है? पक्का? 271 किसका है? और उसका बहुत याद हो गया तुम्हें। लिमिट्स क्या पढ़ी अपन ने ओपीसी के केस में? लिमिट्स तुम्हें पता चल जाएगा, मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका। हाँ, और ना पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 50 लाख होगा तो कंपल्सरी आ जाएगा, और पिछले 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट 2 करोड़ से ऊपर होगा तो कंपल्सरी आ जाएगा। ठीक है। स्मॉल कंपनी में क्या लिमिट पड़ी है अपन ने? 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। ठीक है। अरे मतलब मैं याद करने का, मैंने जैसे याद किया मैं वैसे बताती हूँ। ठीक है। 50 लाख और 2 करोड़ क्योंकि वो तो कॉमन ही है। उसके अलावा क्या लिमिट पड़ी? 10 करोड़ और 100 करोड़। ठीक है। ज्यादा किस में होता है? टर्नओवर में होता है। ये तो तुम्हें अब तक पता चल ही गया है। ठीक है। इसके अलावा INC 2 नॉमिनेशन फॉर्म, INC 3 कंसेंट, 4 नया वाला पुराना वाला जा रहा है, 15 दिन और 30 दिन। किसको बताना है? ROC को। कौन बताएगा? जो पहले वाले फॉर्म्स जा रहे थे वो इंडिविजुअल या तो सोल मेंबर को जा रहे थे या फिर पर्सन जो नॉमिनी होता है वो बताता है कंपनी को, और लास्ट में जो 30 दिन वाला टाइम था उसमें से OPC बताता है ROC को। ठीक है। कोई डाउट इसमें? पक्का? अब लिमिटेड कंपनी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बताया था कंपनी की जो लिमिट होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। जो लाइबिलिटी बनती है वो लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड वो 3 ग्राउंड्स पे हो सकती थी। कौन सी? ठीक है। या तो वो अनलिमिटेड हो जाएगी, या वो गारंटी से लिमिटेड होगी, या वो शेयर्स होगी, या फिर शेयर्स प्लस गारंटी भी तो हो सकता है। चांसेस ये हैं क्योंकि उसमें भी वो लिमिटेड ही कंसिडर की जाएगी। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 बोलता है जो कंपनी रजिस्टर हुई है वो रजिस्टर हो सकती है या तो बाय शेयर से, या फिर बाय गारंटी से, या फिर अनलिमिटेड कंपनी में। अब लिमिटेड कंपनी मतलब क्या? उसकी लाइबिलिटी को हमने क्या कर दिया है? लिमिट कर दिया है। अब द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड जब अपन करते हैं तो अपन उसको कितना करते हैं? बाय शेयर बोले तो जो उसका वैल्यू था उतना ही। जैसे कि अगर 10 रुपए का शेयर था तो मैं हद से हद उस बंदे से कितना पैसा वसूल सकती हूँ? 10 रुपए वसूल सकती हूँ, जितना भी अमाउंट। और अगर उसने कोई गारंटी किया है तो कितना? अगर सपोज 5000 रुपए गारंटी किया था तो मैं हद से हद कितना पैसा वसूल सकती हूँ? 5000। कब वसूल सकती हूँ? वाइंडिंग अप के केस में ही पैसा ले सकती हूँ। क्लियर? कोई डाउट? अब इसको समझते हैं सेक्शन वाइज। ये बोलता है लाइबिलिटी के बेस में सबसे पहले 2 सब सेक्शन 21 कवर करते हैं। 2 सब सेक्शन 21 मतलब
220 और फिर 21 किसका आ जाता है, गारंटी का आ जाता है, और 22 किसका है, शेयर्स का है। भूलोगे तो नहीं। 20 कंपनी की डेफिनेशन, 21 लिमिटेड बाय गारंटी एंड 22 लिमिटेड बाय शेयर्स। याद रखना, ऐसे बोलते हो तो अपन शेयर गारंटी और वैसे करते हैं, पर जो सेक्शन है वो उल्टे दे रखे हैं। वो दे रखे हैं 21 गारंटी, 22 शेयर। देख लो ना, एस बाद में आता है, जी पहले आ जाता है, तो 21 पहले आ गया और 22 बाद में आ गया। कोई डाउट इसमें? पक्का? कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो बंदे का जो पैसा है वो उतना ही देना पड़ेगा जितना उसका अनपेड है। सपोज 10 रुपए में से उसने 7 रुपए ऑलरेडी पे ऑफ कर दिए, तो अब कितना रुपया ही बचा है उसको पे करने के लिए? 3 रुपए। इससे ज्यादा अपन रुपए वसूल नहीं सकते हैं। इन केस ऑफ गारंटी ऑफकोर्स अमाउंट उतना ही होगा जितना उसने अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दिया है कि वो कंट्रीब्यूट करने को रेडी है, अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसे की नीड बनती है तो। ठीक है, तो ही वो पैसा देगा। अब नीड नहीं थी, कंपनी के पास सरप्लस पैसा है, तो वो तो डिविडेंड और मेंबर्स में बढ़ जाएगा ना, उसके लिए अपन मांगेंगे थोड़ी लोगों से पहले पैसा। तो गारंटी का पैसा वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर आपकी एसेट के लिए रिक्वायर्ड है तो ही अपन पैसा मंगाते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? पक्का? तो अपन ने 2 सेक्शंस अभी कवर किए, 2 सबसेक्शन 21 और 2 सबसेक्शन 22, एक शेयर्स के लिए और एक गारंटी के लिए। दोनों में जो अमाउंट है वो क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड, जो अनपेड रह चुका है वही, एंड लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो आपने स्पेसिफाई कर दिया है। क्लियर? अब आता है अनलिमिटेड कंपनी। नाम से क्लियर है ना, अनलिमिटेड कंपनी मतलब क्या? अभी तक आपने कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है। तो अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसकी लाइबिलिटी पे। मतलब पूरा कंपनी का डेट्स हो सकता है जब तक उसका लाइबिलिटी पूरा नहीं होता है, तब तक, जब तक कंपनी फुलफिल नहीं होता है तब तक। ठीक है, पक्का समझ आया? बट अगर सपोज करो कोई 5 लोग है और तुम किसी एक से ही पैसा वसूल रहे हो, ऐसा होगा क्या? सारे मेंबर्स लाइबल होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे तुम पार्टी में जाते हो, है ना, डच पार्टी करते होगे ना, कॉन्ट्रो वाली, तो क्या होता है, सिर्फ एक जना उस टाइम पे ऑफ कर देता है, क्या बाद में सब अपने अपने रवाना हो जाते हैं? बाहर खड़े होकर चिल्लर भी तो एक्सचेंज होते हैं ना। सबसे ज़्यादा मुझे उस ग्रुप पे ऐसे गुस्सा आता है, अरे यार तुम बाहर जाके कर लो ना, वहाँ पे नहीं, पेमेंट करते ही सब ऐसे चालू हो जाता है एक दूसरे को अमाउंट पे ऑफ करने के लिए। क्या लिख रहे हो? क्या अमाउंट पे ऑफ करना बाहर जाके रूल चेंज हो गया है? चिल्ला, मैं भी मस्ती कर रही हूँ, इतना सीरियस होकर पढ़ो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो अपन ने क्या सेक्शन कवर किए? 2 सब सेक्शन 20 डेफिनेशन, 21 22 68 71 85 62। सबको याद है क्या? सीरियसली? बहुत होशियार हो यार, मैरिट आ जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है, पार्टी मैं दूंगी। नहीं इस बात पे तुम्हें कह रहा था, नहीं मैम ऐसा थोड़ी होता है, हम रैंक लाए, हम आपको पार्टी देंगे। ठीक है, ऐसे रूल बदल गया है। देखो तुम लोग के लिए कितना इजी है, सब मिलके से मुझे पार्टी दोगे, है ना, सॉर्टेड। एक एक जना कोई कुछ भी लाएगा तो सबका काम हो जाएगा। मैं जब पार्टी दूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगाना ही नहीं है, मैं तो हूँ ही बुरी। एडवोकेट कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, और ऊपर से माहेश्वरी, वो तो कतई नहीं हो सकते। वो तुम्हें पता है, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, सुना है? तो बस मेरे पास 2-3 घटिया डिग्रीज है, और ऊपर से मैं माहेश्वरी हूँ, बढ़िया प्रॉपर। तो और ऊपर से लड़की, चांसेस नहीं है मेरी तरफ से पार्टी देने के। तो तुम लोग पार्टी कब दे रहे हो? बात तो सही बोली। जून अटेम्प्ट के बाद मैं बात दूँ। ऐसे तो इंस्पिरेशन, मेरे को भी तो पढ़ाने का इंस्पिरेशन चाहिए ना, कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है। हाँ, सुबह सुबह नाश्ता आ रहा है, चाय आ रही है। एक दिन क्लास ऑफ होगी, उसी में करेंगे। तो ज्योति से पूछ के आना कल। चलो,
कंपनी लिमिटेड किस तरीके से हो सकती है? 3 तरीके से हो सकती है। कौन से 3 तरीके से? शेयर से, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड के केस में सिर्फ एक मेंबर भुगतेगा क्या? सारे के सारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना जरूरी होगा। किस अमाउंट तक कंट्रीब्यूट करेंगे वो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी को कितना लॉस हुआ और कंपनी के एसेट्स के लिए कितना रिक्वायर्ड है। बस थक गए क्या? पर क्लास का टाइम खत्म हो गया, रिवीजन भी नहीं करेंगे।